नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे गंगा और यमुना जैसी महान नदियों ने लाखों सालों की मेहनत से उत्तर भारत का वो विशाल मैदान बनाया जहां आज करोड़ों लोग बसते हैं। और हाँ, ये सारी जानकारी हमारी स्रोत सामग्री पर ही आधारित है। तो सवाल ये उठता है कि लाखों सालों के इस लंबे सफर में गंगा और यमुना ने मिलकर आखिर बनाया क्या? और इसका जवाब सुनिए, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी सभ्यता की नींव है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस विशाल गंगा यमुना के मैदान के आकार और इसकी जो बेसिक बुनियादी विशेषताएं हैं उनको समझने से। जरा सोच कर देखिए, उत्तर भारत में फैली एक बहुत बड़ी हरी भरी उपजाऊ जमीन की पट्टी। ये महज एक मैदान नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवनदायी गलियारा है जिसने सदियों से न जाने कितनी इंसानी बस्तियों को पाला पोसा है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। इस पूरे इतने विशाल मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जानते कितनी है? सिर्फ 300 मीटर। जी हाँ, सिर्फ 300 मीटर। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये इलाका कितना ज्यादा समतल है, फ्लैट है। और बस यही वजह है कि यहाँ खेती करना और बस्तियां बसाना हमेशा से इतना आसान रहा। ठीक है, तो अब जब हमें इसके विशाल आकार का एक अंदाजा हो गया है, तो चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। हमारी स्रोत सामग्री के हिसाब से इस एक बड़े से मैदान को 3 मुख्य उपविभागों में बांटा गया है। तो ये 3 हिस्से हैं। सबसे पहला ऊपरी गंगा यमुना का मैदान, उसके बाद आता है मध्य गंगा का मैदान और फिर आखिर में है पूर्वी गंगा का मैदान। आइए अब एक एक करके इन तीनों हिस्सों को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यानी ऊपरी मैदान से। देखिए, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये शिवालिक की पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में फैली हुई लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी एक बहुत ही उपजाऊ पट्टी है। अब ऊपरी मैदान से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, हम पहुंच जाते हैं मध्य मैदानी प्रदेश में। और इसका विस्तार कहाँ तक है? तो सुनिए, इसमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, आगरा और मुरादाबाद जैसे कई जाने पहचाने जिले आते हैं। और अब आते हैं सबसे आखिरी हिस्से पर, पूर्वी मैदान पर। इस इलाके में वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र जैसे क्षेत्र शामिल हैं। तो इस तरह ये तीनों हिस्से मिलकर इस विशाल मैदान की पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि ये मैदान कहाँ है और कितना बड़ा है। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये बना कैसे? चलिए अब इसके निर्माण और इसकी मिट्टी की कहानी को जरा समझते हैं। देखिए, इस मैदान की पूरी कहानी एक ही शब्द के इर्द गिर्द घूमती है, जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, ये वही जादुई और उपजाऊ मिट्टी है जिसे नदियां पहाड़ों से बहाकर लाती हैं और लाखों सालों तक यहाँ जमा करती रहती हैं। असल में देखा जाए तो भारत की कृषि की रीढ़ यही मिट्टी है। तो जाहिर है ये सब 1-2 दिन में नहीं हुआ। ये लाखों सालों की कहानी है जो 2 बड़े भूवैज्ञानिक युगों में बटी हुई है। पहले अतिनूतन यानी प्लीस्टोसीन युग में नदी घाटी में धीरे धीरे तलछट जमा होना शुरू हुआ और फिर बाद में अभिनूतन यानी होलोसीन युग में इन्हीं जमावों ने आज के इस आधुनिक मैदान का रूप ले लिया। चलिए अब एक और बहुत ही रोचक पहलू पर आते हैं, एक ऐसी चीज जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, और वो है इस मैदान का ढाल यानी इसका स्लोप। यही वो चीज है जो पानी के बहाव और इस क्षेत्र की पूरी बनावट को तय करती है। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इस एक विशाल मैदान का ढाल भी एक जैसा नहीं है। कमाल है ना? इसके पश्चिमी हिस्से में यानी पश्चिमांचल में जमीन का झुकाव उत्तर से दक्षिण की ओर है। वहीं दूसरी तरफ जो पूर्वी हिस्सा है यानी पूर्वांचल, वहां ये ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुक जाता है। और जाहिर सी बात है, नदियों के बहने की दिशा भी इसी ढाल से तय होती है। तो सार ये है कि ये पूरा का पूरा भूदृश्य, ये पूरा लैंडस्केप नदियों ने बनाया है, एक एक कण जोड़कर लाखों वर्षों में। ये प्रकृति की एक बहुत धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली निर्माण प्रक्रिया का नतीजा है।
और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। लाखों सालों में बनी ये धरती अपनी इस उपजाऊ मिट्टी और समतल जमीन के साथ आज हमारे देश की कृषि, अर्थव्यवस्था और भविष्य को कैसे आकार दे रही है, इस पर जरूर सोचिएगा।